की कैटेगरी में भी फॉल करता है। इस बैंक की साउथ इंडिया में एक अच्छी पकड़ है कि इस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए होंगे फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू करने का भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। हाय, वेलकम टू प्लानिफाई, वेयर वी हेल्प यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। आज की वीडियो में हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के रेवेन्यू मॉडल, इशू साइज, प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस कंपनी के और उसके शेयर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के एक ओवरव्यू से। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 11 नवंबर 1921 में बना, जिससे पहले नादर बैंक के नाम से जाना जाता था। अब ये नाम 1962 में इसलिए बदलने का सोचा गया ताकि एक नए नाम के साथ ज़्यादा लोगों को रीच किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर्स थूथुकुडी, तमिलनाडु में है। 4 नवंबर 1921 में MV शामुगेवेल नादर को बैंक का पहला चेयरमैन चुना गया। बैंक को करीब 100 साल बने हो गए हैं और ये देश के सबसे पुराने बैंक्स की लिस्ट में शामिल है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ज़्यादातर MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक RBI से अप्रूव्ड एक शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में भी फॉल करता है। आज की तारीख में बैंक के पास 509 फुल ब्रांचेस थ्रू आउट इंडिया विद 12 रीजनल ब्रांचेस एंड 11 एक्सटेंशन काउंटर्स, 6 सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर्स, 1 सर्विस ब्रांच, 4 करेंसी चेस्ट एंड 1151 ATMs हैं। इस बैंक को साउथ इंडिया का HDFC बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया के बाकी हिस्सों में HDFC बैंक ने अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है, उसी तरह TMB ने साउथ इंडिया में अपना नाम जमाया हुआ है। चाहे उनके एरिया कवरेज की बात हो, चाहे कस्टमर बेस की, या चाहे उनके फाइनेंशियल सर्विसेज की, इस बैंक की साउथ इंडिया में एक अच्छी पकड़ है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक देश का ऐसा पहला बैंक बना जिसने कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस को अपने ब्रांच लेवल पर स्टार्ट किया, और अब इसके सभी ब्रांचेस इसी टेक्नोलॉजी से ऑपरेट किए जाते हैं। ये बैंक बहुत सी सर्विसेज में डील करता है, जैसे पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज, NRI एंड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज और बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज। इस बैंक की ब्रांचेस इंफोसिस से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर फिनाकल से नेटवर्क्ड हैं ताकि इंस्टीट्यूट्स और कस्टमर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। करंटली KV रामामूर्ति कंपनी के प्रमोटर हैं। अब आती है बारी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानने की। 2021 के डेटा के हिसाब से बैंक का कस्टमर बेस अराउंड 4.93 मिलियन हुआ। पिछले 4 सालों की नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज दिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बुक वैल्यू पर शेयर ₹321 है और इंट्रिंसिक वैल्यू ₹1143 है। कंपनी की टोटल इनकम भी पिछले साल से बढ़कर ₹4253 करोड़ हो गई, जिसे हम यही पता लगा सकते हैं कि इस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए होंगे फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल और कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट टीम है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू करने का भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के डिविडेंड पे करने के स्ट्रक्चर पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कंपनी ने अपने इनकॉर्पोरेशन के पहले ही साल में 6% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया था। हायर डिविडेंड पे करना तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एक USP रहा है। कंपनी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को एक हैंडफुल डिविडेंड पे करती रहे। 2014 और 2015 में कंपनी ने ₹1600 का डिविडेंड अनाउंस किया था। फिर अगले 4 साल यानी 2016 से 2019 तक ₹3.2 पैसे का डिविडेंड देना शुरू किया और 2020 और 2021 में ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया। कंपनी ने 2016 में 1:500 का बोनस शेयर जो अनाउंस किया था, उसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 पार्ट्स में डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया था। इस कंपनी का मेन हाईलाइट ही इसका डिविडेंड पैटर्न रहा है। अब आप लोग खुद सोच कर देखिए कि अगर 500:1 का बोनस शेयर नहीं भी अनाउंस हुआ होता, तब भी ₹3.2 की कैलकुलेशन से अराउंड 1600 का डिविडेंड ही बनता। कांस्टेंट डिविडेंड यही दिखाता है कि कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली सिचुएशन मेंटेन करती चलती है। डिविडेंड पेइंग कंपनी की मैनेजमेंट जनरली ट्रस्टवर्दी होती है। दोस्तों, हम आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे इस कंपनी में या फिर इस जैसी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे पास इसके प्री IPO शेयर्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एक यूनिक प्रपोजिशन है
और ऐसे यूनिक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल 21 में टीएमबी के रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स में भी एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला। ये इंक्रीज हो सकता है उनके स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजन में कुछ चेंज हुआ हो। आइए समझते हैं। RORWA यानी रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स। जैसे हर कंपनी के पास कुछ रिस्की एसेट्स होते हैं और कुछ नॉन रिस्की एसेट्स होते हैं, जिसके तहत कंपनी अपने रिटर्न ऑन RWA कैलकुलेट करती है। अब कंपनी के पास जितने कम रिस्की एसेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंपनी को बेटर रिटर्न जनरेट होगा। तो यही रिटर्न टीएमबी को फाइनेंशियल 2021 में ज़्यादा मिला। जो 2020 में 1.7% था, वही अगले साल 2021 में बढ़कर 2.5% हो गया। यानी रिस्की एसेट्स कम हुए, जिसके तहत रिटर्न की परसेंटेज बढ़ी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो हर साल बढ़ने का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यानी कंपनी के पास पिछले 4 सालों से प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ रहा है, जो 2018 में ₹222 करोड़, 2019 में ₹259 करोड़, 2020 में ₹408 करोड़ एंड 2021 में ₹603 करोड़। अब यहाँ अगर पैट इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा मिल सकता है। कार यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का कम होना कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है, जो पिछले 4 सालों से लगातार नीचे आया है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए गए ग्राफ से ये पता चल रहा होगा कि कार 2020 में 16.2% थी, वो अब 2021 में कम होकर 14.9% रह गई है। कार का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना एडिक्वेट कैपिटल अवेलेबल है टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। 8% अंडर बेसल 2 एंड 10.5% अंडर बेसल 3 मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कार मेंटेन करने के लिए, जिसके तहत हर बैंक का एडिक्वेट कार कैलकुलेट होता है। अगर किसी बैंक के पास इस परसेंटेज से नीचे का कार है तो मतलब उस बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। और अगर इस परसेंटेज के ऊपर कार है तो बैंक के पास अपने फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए या इंसॉल्वेंसी से डील करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल अवेलेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टर्म्स थोड़ी क्लियर हुई होंगी। फिर भी आप अपने कोई भी रिलेटेड डाउट्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको बताते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बारे में, जो पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो कम हुआ है। स्क्रीन पर दिखाए गए ग्राफ से पता लगाया जा सकता है कि एनएनपीए 2018 से लेकर 2021 तक 2% से 2.5% के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। यही हाल जीएनपीए का है, जहां वो 3% से 4.5% के बीच में ही रहा। इसका मतलब कंपनी ने एक मॉडरेट पोजीशन बनाई हुई है इन टर्म्स ऑफ एनएनपीए एंड जीएनपीए। ग्रॉस एनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कम होना कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी को जो टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स कलेक्ट करने हैं वो कम है। ये अमाउंट लोगों से भी हो सकते हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन से भी हो सकते हैं जिन्हें बैंक ने लोन प्रोवाइड किया हो। अब अगर नेट एनपीए की ओर देखा जाए तो वो भी सेम ही होता है, बस वो नेट परसेंटेज होता है जब बैंक्स अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में अपना डाउटफुल डेट्स को माइनस कर देती है तो नेट अमाउंट या परसेंटेज आ जाती है। अब बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी देख लेते हैं। क्या होता है ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन? मान लीजिए कि बैंक ने किसी को लोन प्रोवाइड किया है एट 10%, तो ये उसका इंटरेस्ट अर्निंग में काउंट होगा। अब यही लोन उसने किसी और इंस्टीट्यूशन से लिया एट 5%, तो ये उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस काउंट होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम होगी, और अगर इसको अब परफॉर्मिंग एसेट से डिवाइड कर दिया जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाएगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की NIM 2020 में 3.6% थी और 2021 में बढ़कर 3.8% हो गई। ये इंक्रीज कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मतलब जितना ज़्यादा NIM होगा उतना ज़्यादा कंपनी के पास इंटरेस्ट इनकम आई होगी। पीयर्स की बात करें तो TMB के पास सेकेंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था इन कंपैरिजन विद इट्स पीयर्स। कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे नाम शामिल हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को उसके पीयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बचा है। ₹603.33 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ TNB अपने लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स में टॉप पर है। कंपनी की IPO डिटेल्स अगर बताए जाएं तो TMB ने सेबी के साथ DRHP फाइल की थी।
जिसमें वो अराउंड 1.6 करोड़ की इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं, जहां अराउंड 1 करोड़ 58 लाख के इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू होंगे और अराउंड 12,505 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल होंगे। और ये देखना हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आईपीओ के टाइम पर क्या प्राइस बैंड डिसाइड होता है। इस आईपीओ ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नाम शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन होते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। इन्हें हम प्राइमरी अंडरराइटर्स या लीड कोऑर्डिनेटर्स भी कह सकते हैं, जो हेल्प करते हैं इन इशुएंस ऑफ न्यू इक्विटी, डेट और सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो ऊपर कंपनीज के नाम मैंने मेंशन किए, ये सभी वो कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो टीएमबी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे आईपीओ शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस, कंपनी की वैल्यूएशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग प्रोसेस जैसी चीज़ों में हेल्प करती है। अगर आप इन शेयर्स या इन जैसे और किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बस स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना होगा। हमारे पास प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टीएमबी में पैसा लगाने यानी बैंक के इन्वेस्टर्स की लिस्ट में कौन कौन शामिल है। रॉबर्ट एंड एड्रिस जेम्स कंपनी, स्टारशिप इक्विटी होल्डिंग्स, सबकॉन्टिनेंट इक्विटीज, ईस्ट रिवर होल्डिंग्स और स्विस आरी इन्वेस्टर्स जैसे कंपनीज के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी कंपनीज अराउंड 4 to 5% के शेयर होल्डिंग्स होल्ड करते हैं। आइए जानते हैं कंपनी की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में। पहली अपॉर्चुनिटी जो टीएमबी अपने अकाउंट में ला सकती है वो है उनकी रूरल इंडिया में प्रेजेंस, जो एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, क्योंकि रूरल एरियाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से इतने इक्विप्ड नहीं हैं, और ऐसे में टीएमबी का डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना उन्हें बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अपनी रीच एंड ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन रूरल मासेस। दूसरी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लार्जर कंज्यूमर बेस, जो उन्हें हेल्प करता है इन डेवलपिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अराउंड द ग्लोब। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16 to फाइनेंशियल ईयर 20, बैंक के डिपॉजिट ग्रू एट CAGR ऑफ 13.93% और फाइनेंशियल ईयर 2020 तक $1.93 ट्रिलियन तक पहुंच गई। चलिए थ्रेट्स जानते हैं कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को किन किन सिचुएशंस से जरा बच के रहना चाहिए। पहला है आईटी रिस्क, विद ऑब्वियस रीजंस कि जहां टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वहीं दूसरी साइड रिस्क भी ग्रो करेगा, और इस रिस्क को कम करने के लिए इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत होती है, जहां बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस लैग कर जाते हैं। वहीं टीएमबी को एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले फ्यूचर में। दूसरी बारी आती है मार्केट रिस्क की। एक और टीएमबी को देश के शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके तहत बैंक को एडवर्स मार्केट चेंजेस जैसे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, क्रेडिट स्प्रेड से डील करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी और ऐसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या उनके डिटेल्स हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लौटते हैं कंपनी कैसी न्यूज़ में चर्चित रही। हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अपने एस्टैब्लिशमेंट के 100 साल पूरे किए। बैंक ने CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत चेन्नई में इस खुशी को सेलिब्रेट किया, जिसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैनलन चीफ गेस्ट रहे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अपने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बकेट की लिस्ट में और भी अवार्ड शामिल किए, जैसे 2020 में टीएमबी को 12th स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब केरला बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। 2019 में BFSI अवार्ड फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड मिला और 2018 में सोशल बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये थी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी और भी लेटेस्ट मज़ेदार वीडियोस लाते रहें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज वी वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।